गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर राकेश जैन अगेन। आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। काफ़ी पेरेंट्स ने मेरे से पूछा है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण को कैसे पहचानें, और डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे को कंफर्म हो गया है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या इसका उपचार किया जा सकता है, उपचार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इन सब बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इट कम्स फ्रॉम दैट एक्चुअली। थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न तो उसमें फादर से और मदर से दोनों से मिलके 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। 23 फादर से, 23 मदर से, तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं बच्चे के अंदर। वाइल इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है वो एक ज़्यादा हो जाता है, तो 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। एंड दैट वन क्रोमोसोम इट डिस्टर्ब्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ द होल पर्सन। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने से जो प्रॉब्लम होती है, जो फीचर्स आते हैं, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं? यूजुअली जन्म के बाद ही वो फीचर दिखने शुरू हो जाते हैं। आजकल तो जन्म से पहले भी एंटीनेटल चेकअप के दौरान उसका पता लगाया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम ये देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम के फीचर्स क्या होते हैं। एक तो इन बच्चों की अपीयरेंस थोड़ी सी अलग होती है। जैसे अगर आप फेस देखेंगे इन बच्चों का तो आईज थोड़ी सी अपस्लांट होती हैं ऊपर की तरफ, ऐसे कान थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, जिनको हम लो सेट ईयर्स भी बोलते हैं। नोज़ थोड़ी सी फ्लैट होती है, इसको फ्लैट नेजल ब्रिज बोलते हैं हम। और स्किन काफ़ी लूज सी होती है इन बच्चों की। आप स्किन को आप टच करेंगे ना तो इट फील्स वेरी लूज। ऐसे ही मसल्स भी, जॉइंट भी बड़ा ढीला ढीला सा फील आता है, जैसे हाथ में, पैरों में, बॉडी में कड़क नहीं होती है। बच्चे को आप उठाते हो तो एक कड़क होती है, बच्चा अपने आप पैर ऊपर मार देता है, हाथ से पकड़ता है। इन बच्चों में थोड़ा सा ढीलापन आपको एक फील होता है जब आप इन बच्चों को उठाते हो। तो ये तो ऊपरी चीज़ हो गई। इसके अलावा और क्या होता है? आँख का खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में ही है, लेकिन कई बार इनमें थोड़ा सा रेटिना भी एक अलग तरीके का होता है इनमें बच्चों में। उससे अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो मुंह थोड़ा छोटा होता है, जिसके कारण से हमें लगता है कि इन बच्चों की जीभ काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण से उनको कई बार स्वालो करने में, खाने पीने में भी दिक्कत आ सकती है। कुछ बच्चों को हेयरिंग में भी इशू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर हम दिमाग का लेवल भी देखें इन बच्चों का तो थोड़ा सा कम रहता है जनरल पब्लिक के मुकाबले। तो आईक्यू थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। और चीज़ें जन्म के समय क्या पता लग सकती हैं इन बच्चों में? कुछ बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं जन्म के एकदम बाद। कई बार बच्चे को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें उसको स्क्रीन करके देखना चाहिए कि कहीं एक ईसोफेजियल अट्रेजिया नाम की कंडीशन होती है। सॉरी, ईसोफेजियल नहीं, उससे नीचे एक डियोडेनम होता है जो स्टमक के नीचे है, तो उसमें भी कई बार कंस्ट्रिक्शन हो जाती है या एक अंग ठीक से उसका बना नहीं होता है। तो इस कोई भी छोटी मोटी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों में। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हाथ थोड़े से छोटे होते हैं, फिंगर्स थोड़ी शॉर्ट स्टबी होती हैं। पामर क्रीज भी आप इन बच्चों की देखेंगे तो आमतौर पे जो हाथ की रेखाएं होती हैं उनमें भी फ़र्क होता है। इसको हम सिंगल पामर क्रीज बोलते हैं। एक लाइन ऐसे होती है और एक ऐसे। मेन जैसे हमारी 3 लाइनें होती हैं तो इन बच्चों में सिर्फ 2 लाइनें ही आमतौर पे देखने को मिलती हैं। अब नीचे अगर आप जाएंगे तो पैरों की तरफ देखेंगे तो पैरों की भी उंगलियां भी थोड़ी सी विचित्र होती हैं। और पैर के अंगूठे में और पहले वाले फिंगर में काफ़ी बड़ा गैप आमतौर पे देखने को मिलता है। और पैर के नीचे भी जो सोल में भी एक सिंगल क्रीज कई बार देखने को इन बच्चों में मिल जाती है। तो ये सब फीचर्स हैं मोटा मोटा जो हम समझ सकते हैं। अगर ऐसा हमें अंदेशा हो तो हमें मिस नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नो दैट द चाइल्ड हैज़ सम प्रॉब्लम
और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हम बता सकें। तो इससे हम क्यों जानना चाहते हैं ये, एक तो अगर हमें पता लग जाए कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, तो हम उसकी ट्रेजेक्ट्री आपको आगे बता सकते हैं कि दिस इज़ हाउ दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बिहेव। उससे हमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए, हमें वो बात समझ में आ जाती है, रादर देन हम ये सोचें कि हम इन बच्चे को पूरा अच्छी तरह से ठीक कर देंगे मेडिसिन दिला के। तो वो एक एक्सपेक्टेशन हमारी ठीक तरीके से सेट हो जाती है। दूसरा, अगर हमें डायग्नोसिस क्लियर पता लग जाता है तो हम फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर आगे बच्चा और चाहिए हमें तो उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या इस वीडियो को जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, ख़ासतौर पे न्यूली मैरिड कपल्स, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। आमतौर पे एंटीनेटली जो हम चेकअप कराते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम और इससे संबंधित कुछ और जो सिंड्रोम्स होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है, और जन्म से पहले वो सब टेस्ट किए जाते हैं। जो भी मतलब अर्बन क्लास में खास तौर पे ऑल दिस टेस्ट आर डन वेरी डिलिजेंटली, लेकिन कई बार फिर भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कई बार समय नहीं होता है, तो फैमिलीज़ जो है प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप नहीं करा पाती हैं, कुछ पेरिफ्रीज में हैं, कुछ रिसोर्सेज की वजह से। सो देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। तो इसलिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि डाउन सिंड्रोम में बच्चे दिखते कैसे हैं और उनसे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं, जो मैंने छोटा सा आपको उदाहरण देके बताया है। तो अब सवाल ये है कि मान लीजिए हमें शक है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है और एंटीनेटली हमें नहीं पता लगा था, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए अपने, जो भी नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर हैं। सभी पीडियाट्रिशियंस दे आर वेरी गुड इन डायग्नोजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन। मैं आपको बताऊं तो इतना है कि अगर 800-900 बच्चे पैदा होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन इंडिया में होती है, इट्स कॉमन कंडीशन, इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशन इन जेनेटिक कंडीशन इन चिल्ड्रन। सो 800-900 बच्चे पैदा होते हैं, तो ये मानिए एक बच्चा उसमें डाउन सिंड्रोम का पैदा हो सकता है। तो काफ़ी कॉमन है दैट वे, तो हमें जानना चाहिए इसके बारे में एंड वी मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट इट। तो अब ये मानते हैं कि हमें शक है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और हम उसको पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं। पीडियाट्रिशियन को भी लगता है कि येस देयर आर सर्टेन फीचर्स, सो वी नीड टू कंफर्म दैट। कंफर्म कैसे करते हैं? एक साधारण सा ब्लड टेस्ट होता है, जेनेटिक टेस्ट, जो क्रोमोसोमल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की सिंपल काउंटिंग की जाती है और उससे हमें पता लग जाता है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इससे खर्चने की आवश्यकता नहीं होती है, और we can confirm it. Now we have confirmed it. What next? कंफर्म करने के बाद पेरेंट्स का और ऑब्वियसली सभी का यही सवाल होता है, क्या हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा किसी भी दवा से, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, वट एवर। आई मीन पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड they want to get their child the best treatment, but the bottom line is जो जेनेटिक मेकअप जो बच्चे का हो गया है, जो प्रोग्रामिंग एक बार जो सीड के अंदर हो गई है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो मेडिकल साइंस आज जहाँ पे खड़ी हुई है, हो सकता है आज से 10 साल, 15 साल, 50 साल के बाद कुछ ऐसी जेनेटिक थेरेपी भी आ जाएं कि हम जेनेटिक मेकअप को भी चेंज कर सकें या उसको मॉडिफाई कर सकें। हालांकि कुछ फील्ड में ये हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि हम उसका जेनेटिक मेकअप चेंज करके बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर दें। देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू? तो एक तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इन बच्चों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, और ऐसे जो समस्याएं मैंने बताई हैं, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें सभी बच्चों के साथ होती हैं। सो वंस वी डायग्नोज द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, हमें एक बार पूरा अच्छे से स्क्रीन करना चाहिए। ब्लड टेस्ट में जैसे थायराइड डिसफंक्शन कई बार इन बच्चों में हो जाता है, कुछ और जो है एंडोक्राइन संबंधित दिक्कतें होती हैं, सीलियक डिजीज़ वगैरह हैं, तो उनका हम एक बार सर्वे कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर लिया, एको कर लिया हार्ट डिफेक्ट्स देखने के लिए। तो अगर वो डिफेक्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। हार्ट डिफेक्ट्स आर कॉमन, तो उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो अगर नहीं है तो इट्स वेरी गुड। तो एक बार वो स्क्रीनिंग ज़रूरी है करनी। उसके बाद हम बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से डेवलपमेंट डिलेड होते हैं। उठने बैठने में भी साधारण बच्चों की तुलना में इनको ज़्यादा समय लगता है, पढ़ने में भी इनको थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है।
स्पेशल स्कूलिंग की ज़रूरत होती है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को। तो शुरू से ही अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, फिजियोथेरेपी टू मेंटेन द जनरल वेलबींग ऑफ दिस चिल्ड्रन, एंड जो मसल में जितनी भी स्ट्रेंथ हम डेवलप कर सकते हैं वो फिजियोथेरेपी की मदद से और रूटीन एक्टिविटीज़ की मदद से की जा सकती है। इसके अलावा कई बार इनको बच्चों को थोड़े से हैंड मूवमेंट्स में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें हेल्प करेगी। एक जैसे मैंने बताया था कि इन बच्चों को ना खांसी जुकाम वगैरह काफ़ी फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा सुनने में भी कई बार हियरिंग इम्पेयरमेंट की भी संभावना रहती हैं। तो अगर वैसा है तो इनमें स्पीच की भी दिक्कत आती है, पूरा खुल के या बोलने में देरी हो जाती है। तो हेयर कम्स द रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एज वेल। तो स्पीच थेरेपी, ये सब थेरेपीज अगर हम टाइम से शुरू कर देते हैं तो आउटकम इज़ डेफिनेटली बेटर। अगर आप दो बच्चों को कंपेयर करें, डाउन सिंड्रोम के दोनों बच्चे एक ही दिन डायग्नोज किए गए हैं, एक बच्चे को हम कुछ भी नहीं इंटरवेंशन करते हैं, कोई थेरेपी नहीं देते हैं, दूसरे बच्चे को हम सारी थेरेपीज़ और जो भी प्रॉब्लम उसको है उसको हम तुरंत एड्रेस करते हैं, तो आउटकम में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो वी मस्ट कंसिडर दोज इंटरवेंशन वेन एवर दे आर नेसेसरी। और इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि न्यूट्रिशन शुड बी वेरी गुड। आमतौर पे सभी बच्चों के लिए हम ये बोलते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, किसी विटामिन की कमी ना हो, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, या विटामिन B12 है। लेकिन इन बच्चों में हमें इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड कि जो चीज़ हम करेक्ट कर सकते हैं, जो जेनेटिक है वो हमारे हाथ में नहीं है, जो है जो हमें वी हैव टू फेस इट। लेकिन जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं या कोई मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी है, डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन न होने के कारण अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आती है तो वी मस्ट कीप दैट इन माइंड, और वो हमें नहीं होने देना चाहिए। और अगर है भी वैसा कुछ तो तुरंत उसका पता लगा के उसके लिए हमें मेडिसिन या सप्लीमेंट्स जो भी हैं वो शुरू करने चाहिए। नेक्स्ट, इनमें मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डेवलपमेंट के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट की भी थोड़ा इश्यू इन बच्चों में रहता है। आईक्यू साधारण बच्चों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, तो स्पेशल एजुकेशन या जो स्पेशल स्कूल होते हैं वो उसमें काफ़ी लाभदायक होते हैं। और वी हैव अ स्पेशल करिकुलम फॉर डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन, सो वी शुड नेवर कंपेयर दैम विद द मेन स्ट्रीम किड्स। तो उनका अलग करिकुलम है, उनके हिसाब से अगर हम फॉलो करते हैं तो दे कैन अचीव, दे कैन many of these children, they can have their independent life as they grow along, and many of these kids they are able to get married as well. उसके बाद ठीक है, इश्यूज हमेशा रहेंगे, इशू सबकी लाइफ में होते हैं, इनके लाइफ में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और हम क्या इनको आगे जो है क्या कोई नई दवा है, थेरेपी है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि एज ऑफ टुडे, as the medical science stands, there is no point of doing stem cell therapy or any fancy genetic therapy for these children. There is no evidence to support those kind of activities. तो एंटीनेटली अब ये है नेक्स्ट कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। हम हो गया है बच्चे को, या मान लीजिए न्यूली मैरिड कपल्स हैं, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो चांसेस हैं, हो तो किसी को भी सकता है, ये इट इज़ वेरी कॉमन कंडीशन, लेकिन मैटरनल एज अगर बढ़ती है, मदर की एज अगर ज़्यादा होती है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो डाउन सिंड्रोम के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर कंसीव किया भी है और हमें लगता है कि वी आर एट रिस्क, तो जो भी टेस्ट होते हैं, ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रपल टेस्ट, या आजकल उससे भी एडवांस टेस्टिंग आ गई हैं, तो एंटीनेटली वो टेस्ट हम ज़रूर करा लें, ताकि हमें समय से पहले ही पता लग जाए कि डाउन सिंड्रोम है या कोई और सिंड्रोम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो और ऐसा नहीं है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में सारा मैं आपको इट्स नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट आई वांट टू मेक यू योरसेल्फ अवेयर, सो दैट हम इसको मिस ना करें। अगर है तो डायग्नोज करें और एक्सेप्ट करें, और उसके हिसाब से वी डू आवर बेस्ट। और दूसरा जो है, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली चिल्ड्रन, वेरी सोशल, इनसे बात करो एंड दे आर जनरली वेरी हैप्पी। सो गॉड हैज़ गिवन दैम समथिंग वेरी वेरी पिक्यूलियर,
I'm sure some of you would have seen interacted with the kids with the Down syndrome, so they are very jovial in nature. So with this, I would like to end my video. If you have any further question, you could write in the comment box, or you can send me a message, and then I will address accordingly. Thank you very much. God bless you.